हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी। इमरजेंसी प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मोस्ट यूनिक और रिमार्केबल फीचर्स में एक है। इमरजेंसी का यह जो प्रोविज़न है यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में देखने को मिलता है। वही आर्टिकल की बात करें तो यह आर्टिकल 352 से 360 तक जो है इसका उल्लेख किया गया है। साथ ही यह जो प्रोविज़न है यह जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो अब ये जो 352 से 360 के बीच जो है इसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मतलब जो हमारे यहाँ जो इमरजेंसी का प्रोविज़न है वो 3 तरह का देखने को मिलता है। पहला जो है वो है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा जो है स्टेट इमरजेंसी जिसे कि प्रेसिडेंट्स रूल भी कहा जाता है, और तीसरा जो है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो हमारे जो आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी का बात किया गया है। वही स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल जो है वो आर्टिकल 356 में देखने को मिलता है। साथ ही फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में। इसे याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे देख सकते हैं 4 का डिफरेंस है। 352 में यहाँ से 4 का डिफरेंस है, फिर नेक्स्ट में जो है वो 4 का डिफरेंस है। ठीक है, अब जो है सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी को पढ़ते हैं कि किस ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है। तो जो सबसे पहला ग्राउंड है वो है वॉर। ऐसा हो सकता है कि वॉर का कंडीशन हमारी कंट्री में खड़ा हो जाए तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि एक्सटर्नल एग्रेशन यहाँ जो है वैसा सिचुएशन बन जाए तो भी नेशनल इमरजेंसी जो है वो घोषित किया जा सकता है। और तीसरा जो कंडीशन है वो है आर्म्ड रिबेलियन। यहाँ इस वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। एक टाइम में जब 1975 का जो इमरजेंसी जो लागू किया गया था, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उस समय में ये आर्म्ड रिबेलियन वर्ड नहीं था। इसके जगह पे एक वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड है ये काफ़ी वेग और ब्रॉड हो सकता है। कैसे? क्योंकि इस वर्ड का काफ़ी मिसयूज़ हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई भी करेंट गवर्नमेंट में जो है वो क्या कर सकती है, किसी भी छोटे से मैटर को इंटरनल डिस्टर्बेंस बना के इमरजेंसी घोषित कर सकती है और फिर वो उसका जो है मिसयूज़ कर सकती है। तो जब ये जो 1975 का जो इमरजेंसी है उसके साथ भी यही हुआ था। उस समय जो था आर्म्ड रिबेलियन वर्ड ना होके इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था, और इसका जो है गलत यूज़ करके हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी घोषित किया गया था। तो फिर जब ये इमरजेंसी ख़त्म हो गया तो फिर जो 1978 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया तो फिर महसूस किया गया कि ये जो वर्ड है ये काफ़ी वेग वर्ड है और इसे हटाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे हटा के फिर आर्म्ड रिबेलियन वर्ड को जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये है ग्राउंड की नेशनल इमरजेंसी किस बेसिस पे जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। अब देखेंगे कि हमारे कंट्री में टोटल कितने बार जो है इमरजेंसी घोषित किया गया। ठीक है, तो अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी 3 बार देखने को मिलता है। पहला जो है वो है 1962 का जो वॉर था इंडिया चाइना का, उस समय ये जो था नेशनल इमरजेंसी पहली बार घोषित किया गया। और सेकेंड टाइम जो था वो था 1971 का जो वॉर था पाक और इंडिया का, जिस समय बांग्लादेश को आज़ाद किया गया, उस टाइम भी हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी घोषित किया। और तीसरा जो था वो था 1975 to 77 का जो नेशनल इमरजेंसी था। ये ऐसा कंडीशन था, ये दोनों तो वॉर के टाइम घोषित किया गया था, लेकिन ये जो कंडीशन था ये क्या था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस को आधार बना के 1975 का जो बोल सकते हैं इमरजेंसी घोषित किया गया। और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टाइम था और ऐसा माना जाता है कि ये डार्केस्ट फेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है। और उस समय इंदिरा गांधी का सरकार था, लेकिन उसके बाद फिर जब ये हटा ये वाला जो इमरजेंसी था, तो फिर जब बाद में जब दूसरी गवर्नमेंट आई
तो फिर उसने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कुछ प्रोविज़न जो लगा कि ये जो गलत फ़ायदा उठाया गया उसे हटा के फिर कुछ अलग अलग प्रोविज़न्स जोड़े गए इसमें, ठीक है। तो ये था कि हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगाया जा चुका है। अगर स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो ये टाइम टू टाइम बहुत सारे मतलब स्टेट में लगते आया है, ठीक है। तो ये पहली बार जो स्टेट इमरजेंसी है वो 1951 में पंजाब में इम्पोज किया गया था। और तीसरा जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये आज तक हमारे कंट्री में अभी तक नहीं लगाया गया है। इवन 1991 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, जब इंडिया के पास 15 दिन का भी ये नहीं बचा था कि वो अपने लिए जो भी सामान है वो ख़रीद सके, तो भी जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाया गया, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये 3 बार ये बहुत टाइम लग चुका है और ये एक बार भी हमारे यहाँ नहीं लगा है, ठीक है। अब हम नेशनल इमरजेंसी में हमने ग्राउंड देख लिया कि किस ग्राउंड पे लग सकता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इससे बाद में देखते हैं मिनट, हाँ प्रोसेस। अब ये जो इमरजेंसी है इसको लगाने का क्या प्रोसेस है, तो प्रोसेस में देखेंगे कि सबसे पहले जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो अगर उनको लगता है कि जो है इमरजेंसी लाइक सिचुएशन बन गया है तो वो रिटन रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि पार्लियामेंट, जब प्रेसिडेंट जो है इस पर साइन कर देते हैं तो फिर ये पार्लियामेंट में जाता है और पार्लियामेंट में जो है स्पेशल मेजॉरिटी से वो पास बन जाता है और फिर जो नेशनल इमरजेंसी है वो इम्पोज हो जाता है। तो यहाँ पे जो है एक वर्ड है स्पेशल मेजॉरिटी। तो एक तो होता है सिंपल मेजॉरिटी और एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल मेजॉरिटी का बात किया गया है। तो स्पेशल मेजॉरिटी बोला जाता है कि जितने भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के उनका 50% प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। मतलब ऐसा हो सकता है कि पार्लियामेंट में जितने मेंबर्स हैं उनका 50% तो होना ही चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए कि अगर पार्लियामेंट में कितने लोग प्रेजेंट हैं वोटिंग के टाइम पे उनका 2/3 लोग को मिला के जो बनता है तो वो फिर उसको स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं। और वहीं अगर सिंपल मेजॉरिटी की बात करते हैं तो सिंपल मेजॉरिटी जैसे 100 लोग हैं तो सिंपल मेजॉरिटी को क्या बोलेंगे 51, मतलब 50 से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ स्पेशल मेजॉरिटी में ये केस बनता है। तो यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी से ही नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो रिकमेंडेशन भेजते हैं, ये पहले जब हमारे यहाँ 1975 का जो नेशनल इमरजेंसी लगा था उस टाइम ये प्रोविज़न नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो प्रोविज़न आया वो आया 1978 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके द्वारा ये वर्ड जोड़ा गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिटन रिकमेंडेशन भेजना ज़रूरी है। मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ पीएम का ही अनुमति हो और फिर वो जो है वो प्रेसिडेंट के पास वो रिकमेंड कर दे। तो ये बाद में जोड़ा गया, ठीक है, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिटन रिकमेंडेशन करना है, ठीक है। अब क्या है कि ये तो हो गया कि किस प्रोसेस से जो है वो नेशनल इमरजेंसी लगता है। अब क्या है कि ये कितने दिनों के लिए लग सकता है, तो इसे पास हो जाने के बाद ये 6 मंथ तक जो है वो लागू रहता है और फिर अगेन इसको जब बढ़ाया जाता है तो फिर इसे इन्फिनाइट समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। मतलब जब तक चाहे गवर्नमेंट इसे आगे या पार्लियामेंट जब तक चाहे उसे बढ़ा सकती है, ठीक है। अगर अफेक्ट की बात करें कि नेशनल इमरजेंसी से क्या क्या अफेक्ट हो सकता है, तो पहला जो फैक्ट होता है कि यूनियन जो है वो एक्सट्रीमली जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है इस टाइम। कैसे? क्योंकि यूनियन के पास पावर उस समय आ जाता है कि वो कोई भी कानून जो है वो बना सकती है। और जैसे कि जैसे स्टेट सब्जेक्ट पे तो कानून बनाने का अधिकार स्टेट को होता है, लेकिन इमरजेंसी ऐसा टाइम होता है जिस समय पार्लियामेंट भी जो है वो उस पर कानून बना सकती है। तो ये होता है। फिर दूसरा होता है कि जो है लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है। जैसे 5 साल का अगर कार्यकाल है तो वो 6 साल का हो जाएगा। लेकिन हाँ,
6 मंथ से अगर इमरजेंसी एंड हो गया है तो उसके बाद 6 मंथ से ज़्यादा फिर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इफ़ेक्ट होता है। सबसे जो बड़ा इफ़ेक्ट होता है वो होता है आर्टिकल, जैसे ही आर्टिकल 352 आता है, मतलब नेशनल इमरजेंसी, इसके साथ साथ आर्टिकल 358 भी आ जाता है, और अगर प्रेसिडेंट चाहे तो आर्टिकल 359 भी ला सकते हैं। कैसे, तो ये समझते हैं। आर्टिकल जैसे ही 352 आता है, मतलब नेशनल 52 आती है, वैसे क्या होता है कि आर्टिकल 19 जो है, जो कि फंडामेंटल राइट है, वो सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 19 जो है, जिसको संविधान का रीढ़ भी कहा जाता है, जिसमें बहुत सारा मीडिया का स्वतंत्रता है, और भी बहुत सारा जो बोलने का जो लिबर्टी जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये जैसे ही आता है तो 358 आ जाता है। और अगर प्रेसिडेंट चाहे, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो आर्टिकल 359 भी ला सकती है। अगर 352 आ गया तो 359 बोलता है कि ये जो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट है 20 और 21 को छोड़ के सारे फंडामेंटल राइट को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि ये तीनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर समरी देखें तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम में क्या क्या होता है। पहले तो थ्रेट अराइज होता है। थ्रेट जैसे अराइज होता है तो कैबिनेट एडवाइस करती है नेशनल इमरजेंसी लगाने का। जैसे नेशनल प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेम करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी लग चुका है तो फिर पार्लियामेंट भी अप्रूव करती है, और ये अप्रूवल होने के बाद हर 6 महीने पे पार्लियामेंट रिव्यू करती है, और ये जो है जब तक ये थ्रेट बना रहेगा तब तक इसे बढ़ाया जा सकता है, और जब ये लगेगा कि अब थ्रेट ख़त्म हो गया तो इसे रिवोक भी किया जा सकता है किसी भी टाइम में, ठीक है। तो ये था हमारा नेशनल इमरजेंसी। अब अगला जो है वो है स्टेट इमरजेंसी। तो स्टेट इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी का बात किया गया है। तो ये क्या होता है कि कभी भी जब हमारे राज्यपाल को जो है उनको लगेगा कि स्टेट में जो है जो गवर्नमेंट है वो सही से काम नहीं कर रही है, तो सही से, तो फिर स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल को वहाँ पे इम्पोज कर सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे जो भी गवर्नर है उनको लगता है कि यहाँ पे कोई भी पार्टी जो है स्टेबल गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर रही है, तो भी वो जो है जो प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड कर सकती है, ठीक है। तो पहला तो कारण हो सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, तो फिर यहाँ पे किसी भी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लग सकता है, या फिर गवर्नमेंट को लगे कि यहाँ पर ब्रेक डाउन ऑफ लॉ और ऑर्डर हो चुका है, तो भी गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि कोई भी पार्टी जो है वहाँ पे गवर्नर को लग रहा है कि सही से जो है कोई भी पार्टी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पा रही है, तो भी प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे इम्पोज हो जाता है। तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 2 आर्टिकल है, एक तो 2 नहीं सॉरी 3 आर्टिकल है। पहला तो 356 जो है वो स्टेट इमरजेंसी का ही बात करता है, ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड भी 2 आर्टिकल और है। तो पहला जो आर्टिकल है वो है 355। अब 355 क्या बोलता है कि ये एक तरह से जो है वो ड्यूटी बताता है यूनियन गवर्नमेंट को। यूनियन गवर्नमेंट का ड्यूटी है, इसमें लिखा गया है कि उनका यूनियन गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि प्रोटेक्ट करना, हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करना, किससे, इंटरनल और एक्सटर्नल एग्रेशन से। ये आर्टिकल 355 में बात किया गया है, ठीक है। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि इमरजेंसी लगने का जो कारण है, ठीक है, कारण, या फिर ये चूँकि आर्टिकल 355 के द्वारा यूनियन का ड्यूटी को एक तरह से बताया गया है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है सेंटर को, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 355। और 365 जो है वो बोल रहा है कि अगर किसी स्टेट में जो भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न्स हैं उनको सही से जो है फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इससे जो स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड जो मेन आर्टिकल है वो 356 ही है, ठीक है। अब अगला जो है इसका जो प्रोसेस है
स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगता है उसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले तो गवर्नर को लगेगा कि यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं, तो वो रिपोर्ट या तो वो रिपोर्ट भेज सकते हैं या बिना रिपोर्ट के ही वो प्रेसिडेंट को जो है इसके लिए बोल सकते हैं, एक तरह से रिपोर्ट भेज सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। और ये 6 मंथ के लिए ये जो है रिपोर्ट फिर जो है एक तरह से प्रेसिडेंट रूल लगेगा। फिर जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि वो फिर आगे बढ़ते रहता है, तो मैक्सिमम जो है वो 3 साल तक लगाया जा सकता है। ये जो हमने पढ़ा स्टेट इमरजेंसी, जबकि नेशनल इमरजेंसी का मैक्सिमम टाइम फ्रेम नहीं है, वो इन्फिनाइट टाइम तक लगाया जा सकता है। वही इसका मैक्सिमम टाइम फ्रेम जो है वो 3 साल तक है। फिर आगे जो है जब ये रिकमेंड कर देते हैं प्रेसिडेंट को, फिर क्या होता है कि दोनों बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से विद इन 2 मंथ इसे पास कराना होता है कि इस स्टेट में जो है वो स्टेट इमरजेंसी लगने के लायक है अभी या नहीं है, तो इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी लगाया जाता है। फिर अगर एक्सटेंशन की बात करें तो ये जो है हमने बताया कि मैक्सिमम जो है 3 साल तक इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। फिर आगे है इसका इफ़ेक्ट क्या क्या होता है। तो जब भी किसी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगता है तो वहाँ का जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है। और क्या होता है कि स्टेट के बिहाफ पे जो भी लॉज है वो पार्लियामेंट बना सकती है, ठीक है। हाँ, इसमें लेकिन फंडामेंटल राइट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि जब हम नेशनल इमरजेंसी पढ़े तो हमने देखा कि जैसे आर्टिकल 352 आया वैसे ही उसके साथ साथ आर्टिकल 358 और 359 आ गया, और 358 आके आर्टिकल 19 को इसने ख़त्म कर दिया, और 359 आके आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट था उसने इसे ख़त्म कर दिया, ठीक है। लेकिन जब स्टेट इमरजेंसी लगता है तो हमारा फंडामेंटल राइट में जो है कोई भी फैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये था स्टेट इमरजेंसी। फिर अगला जो है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में बताया गया है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगाया जा सकता है? जब ऐसा क्राइसिस हो जाए कि देश में जो है मनी जो है वो या फिर लोगों को सैलरी देने का पैसा नहीं है या फिर खाने पीने का पैसा नहीं बच रहा है, तो वो फिर एक तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है। जैसे हाल फिलहाल में श्रीलंका में देखने को मिला था। एक टाइम में जिम्बाब्वे में भी ये जो है कंडीशन हुआ था, लेकिन अभी तक हमारी कंट्री में ये कंडीशन अभी तक नहीं आया है, ठीक है। 1991 में बहुत ख़राब स्थिति था हमारी कंट्री का, लेकिन कुछ नीतियाँ जो है ला के इसे फिर सही कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है इन्फिनाइट पीरियड के लिए लगाया जा सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, और इसे भी अप्रूव करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी का ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ सकता है। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगा तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका सैलरी कम किया जा सकता है, टैक्सेस बढ़ाया जा सकता है, फिर अलाउंसेस जिनको भी जो अलाउंसेस मिलता है उनको कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब हो सकता है। तो अगर कंपैरिजन देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 352 में, स्टेट इमरजेंसी 356 और फाइनेंशियल 360 में। इससे डिक्लेयर जो है वो नेशनल इमरजेंसी को प्रेसिडेंट करते हैं बाय रिटन एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट, जबकि स्टेट इमरजेंसी जो है वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है। फिर अप्रूवल के लिए इसमें स्पेशल मेजॉरिटी का ज़रूरत होता है, जबकि इसमें भी सिंपल। ड्यूरेशन की बात करें तो इसे 6 महीने के लिए पहले लगाया जाता है, फिर उसे टाइम टू टाइम बढ़ाया जाता है, और मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है ये अनंत हो सकता है। फिर इसमें जो है इसमें भी 6 महीने के लिए लगाया जाता है, फिर मैक्सिमम 3 साल के लिए होता है, और ये जो होता है वो इन्फिनाइट ड्यूरेशन के लिए लगाया जाता है। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ इन्फिनाइट ड्यूरेशन के लिए लगाया जाता है, ठीक है। और एक पार्ट और भी छूट गया था नेशनल इमरजेंसी में, एक बार उसको भी देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसलिए पढ़ रहे हैं कि नेशनल इमरजेंसी में मतलब से रिलेटेड 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला जो है वो है 1975 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो उसमें जो मेन बात है इमरजेंसी से रिलेटेड वो ये है कि
इमरजेंसी पावर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, मतलब इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है, मतलब 1975 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यही बोलता है। लेकिन जब 1978 का 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तो फिर ये जो जुडिशियल रिव्यू नहीं करने का जो पावर था 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, इसे रिवर्स कर दिया गया। और जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो जो है इसमें अगर मेन बातें देखें तो ये जो है इमरजेंसी पहले था कि 1 साल तक ही लगाया जा सकता था, लेकिन इसके बाद से इसे इन्फिनाइट टाइम के लिए लगाया जा सकता है, ठीक है। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब जब जो नेशनल इमरजेंसी 1975 वाला ख़त्म हुआ तो फिर उससे हटने के बाद ऐसा महसूस किया गया कि बहुत सारा प्रोविज़न जो है इमरजेंसी से रिलेटेड वो सही से नहीं दिया गया है, तो उसे फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा उसे ठीक किया गया। तो पहला जो सबसे बड़ा इसमें प्रोविज़न जो था वो यहाँ पे जो ये जो वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, वीडियो के स्टार्टिंग में भी हमने देखा था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को हटा के वहाँ पे वर्ड जोड़ दिया गया आर्म्ड रिबेलियन। ये हम 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। फिर दूसरा जो था वो कि यहाँ पे पहले जो है सिर्फ पीएम एडवाइस कर देते थे, तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो जो इमरजेंसी के बारे में वो प्रोक्लेमेशन कर सकते थे। लेकिन फिर यहाँ पे एक वर्ड जोड़ दिया गया रिटन एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी कर दिया गया, ठीक है। फिर यहाँ पे था कि पार्लियामेंट जो है वो जब वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है फिर वहाँ से पार्लियामेंट के पास अप्रूवल के लिए जाता है, तो अर्लियर उसे 2 मंथ का टाइम रहता था, लेकिन अभी के टाइम में इसे 2 मंथ से घटा के 1 मंथ कर दिया गया है, ठीक है। फिर और भी यहाँ बताया गया कि हर 6 मंथ पे फ्रेश अप्रूवल लेना होगा। तो ये जो था आज हमने पढ़ा इमरजेंसी को, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।